डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजुल सिंह। स्वस्थ किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको उन तमाम विषयों के बारे में जानकारी देते हैं जिनके बारे में जागरूक रहना बहुत आवश्यक है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं शारीरिक और मानसिक तौर पर। यानी स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित है हमारा आज का ये कार्यक्रम। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिसे हम कहें कि हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण जिस अंग से होता है और हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग, सबसे जटिल अंग यानी दिमाग। दिमाग न सिर्फ हमें सोचने की शक्ति देता है बल्कि हमारे शरीर की क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। हमारी इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं, हम सोचते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं, चलते हैं, जो भी कुछ हमारा शरीर करता है उसका कंट्रोल सिस्टम दरअसल यहाँ होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका कंट्रोल सिस्टम ठीक रहे, मजबूत रहे, स्वस्थ रहे। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम मानसिक विकारों पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप मानसिक रूप पर स्वस्थ रहें, स्ट्रेस फ्री रहें। और इसके साथ ही साथ ये भी जानें कि अगर किसी तरह की असामान्य चीज़ आपके साथ हो रही है, आपको अपने स्वभाव में या फिर जीवन में कुछ असामान्यता लग रही है, तो उसे इग्नोर ना करें। हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी मानसिक विकार का भी ये लक्षण हो। आमतौर पर इन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इन्हें अपने स्वभाव से, अपने व्यक्तित्व से जोड़कर देख लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केस भी होते हैं जब समस्या काफ़ी गंभीर हो जाती है और उस वक्त हम समझ पाते हैं कि वो जो सिम्टम्स थे उन्हें हमने सही समय पर नहीं समझा और हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। इसलिए जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। तो आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं स्वस्थ किसान के आज के विषय पर। कैसे निपटे मानसिक विकारों से, रोकथाम, लक्षण और उपचार, ये है हमारा आज का विषय। और अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके दोस्तों में किसी भी इस तरह की समस्या है, कोई भी ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसकी जानकारी हमें दे सकते हैं, उसके बारे में समाधान पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें। हमारे दो टोल फ्री नंबर है 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि आप अपने सवाल हमें लाइव कार्यक्रम के दौरान ईमेल भी कर सकते हैं। यानी अगर आप कोई सवाल आप कॉल नहीं करना चाहते हैं तो स्वस्थ किसान लाइव 2024@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप अपने प्रश्न लाइव हमें ईमेल करें, कॉल करें। दोनों ही तरह से आपके सवालों को हम लाइव कार्यक्रम के दौरान ही शामिल करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने ईमेल भेजा और उसे हम बाद में देखें। कार्यक्रम के दौरान साथ ही साथ आपके नाम के साथ उसे हम शामिल करेंगे। और आज के विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए और आपको जागरूक करने के लिए, आपकी आशंकाओं को, भ्रांतियों को दूर करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान हैं। आइए उनसे हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रोफेसर हैं मनोरोग विभाग, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली में। तो किस किस तरह के लक्षण हो सकते हैं, कैसे उन संकेतों को समझे, कौन से मानसिक विकार हैं या फिर सिर्फ स्वभाव का हिस्सा है, ये भी कई बार हमारे दर्शक, हमारे आसपास के लोग फ़र्क नहीं कर पाते हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे से डॉक्टर प्रेरणा कुकरेती जी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आप प्रोफेसर हैं मनोरोग विभाग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दिल्ली में। तो दोनों ही हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही सही और बहुत ही अच्छा मंच है आज के विषय पर बात करने के लिए। तो आपकी सहभागिता भी इसमें सुनिश्चित हो, इसकी हम पूरी उम्मीद करते हैं। आप कॉल करें, ईमेल करें, इसका हमें पूरा ख्याल रखना है कि कॉल करते हुए ऐसी जगह से कॉल करें जहाँ पर नेटवर्क क्षेत्र हो, बहुत ज़्यादा शोर ना हो। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करें। आज के विषय की परत दर परत हम समझने की कोशिश करें। उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की
ज़रूरी है। तो ये आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको विभिन्न तरह की मानसिक समस्याओं के बारे में अवगत कराया। हमने आपको बताया कि कौन कौन से विकार हो सकते हैं, कौन कौन से सिर्फ मेंटल कंडीशंस हैं। और इसके साथ ही साथ हम आज बात करेंगे बच्चों के बारे में भी। अक्सर हम जब स्ट्रेस की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ एडल्ट्स पर रहता है। लेकिन बदलते दौर के साथ सोशल मीडिया के प्रेशर में आज के दौर में हमारे बच्चे भी बहुत तरह के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। उसे समझना, उसे मैनेज करना, उसका सही समय पर समाधान करना उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ही हमारा भविष्य है। तो बच्चे जब तक ठीक नहीं होंगे हम भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा भविष्य भी उतना उज्जवल होगा। तो सबसे पहले सर यहीं से शुरुआत करते हैं, मेंटल हेल्थ। अब कम से कम अच्छी बात यह है कि इसके बारे में बात होने लगी है। लोग समझने लगे हैं कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने आपकी फिजिकल है, यानी शारीरिक तौर पर जितने आप स्वस्थ रहने चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य वास्तव में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य से ही हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। अगर मानसिक रूप से आदमी स्वस्थ नहीं है तो वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जो एनर्जी है, हमारी एनर्जी का सोर्स वहाँ से है। हमारा मन जो है वो बहुत सारी चीज़ों का निर्णय करता है। अगर किसी का मन अच्छा है तो उसको सब कुछ अच्छा लगता है, पर जब मन खराब होता है तो उसमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ज़िंदगी में वो भी उसको ख़राब लगने लगती हैं, और जो सिर्फ ख़राब चीज़ें हैं जीवन में वही दिखने लगती है कि मेरे साथ तो ये ख़राब है, ये गड़बड़ है। तो अगर किसी को घबराहट हो रही है तो उस समय चाहे कितना भी अच्छा फिजिकली शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, पर वो अपनी उस घबराहट की वजह से वो जो कार्य जिसको करना है वो नहीं कर पाएगा। जैसे परीक्षा देनी है, इंटरव्यू देना है, वो नहीं दे पाएगा। कई बार देखा सर, ये बहुत ही मुझे लगता है व्यवहारिक समस्या हर माँ बाप ने कहीं ना कहीं फेस ज़रूर किया होगा कि जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो अक्सर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, जो बिल्कुल ठीक होते हैं और माँ बाप को लगता है वो बहाना बना रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, जो एग्जाइटी है, उसका भी असर होता है। हमारे साथ एक दर्शक हैं, विपिन है, जिन्होंने सागर से मैं कॉल किया है, मध्य प्रदेश से मैं था हमारे साथ फोन लाइन पर। जी विपिन जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या प्रश्न है? जी नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, आज का विषय काफी अच्छा है और मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। मैंने खुद में लिखी थी इसी विषय पर। जी जी। बड़े ही अजीब होते हैं ये अवसाद के सदमे, बड़े ही अजीब होते हैं ये अवसाद के सदमे, आखिर कोई कैसे खाए हमेशा खुश रहने की कसमें, जबकि तन मन दिल आखिर कुछ भी तो नहीं रहता इंसान के बस में। बिल्कुल, आपने देखी पूरी बात, मुझे इतना लंबा लगा इसे समझाने में और आपने इन 3 लाइनों में इस बात को समेट लिया। कवि की खास एक बात और कहना चाहूंगा, आपसे बातें तो कई सालों से हो रही है, पर मैं आपको बताऊं, मैं शायर हूँ और आपके हेलो किसान पर भी मैंने लिखी है और अभी कभी आगे चल के जरूर सुनाऊंगा उस पर भी। और मेरे 2-3 सवाल हैं जी। पहला सवाल में ये था कि कहते हैं कि अगर किसी भी बच्चा हो या पुरुष हो, इनका दिमाग मतलब ज्यादा फास्ट होता है या फिर मेंटली काफी अच्छे रहते हैं, तो कहते हैं उनको भी मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो क्या लोग यही कहते हैं कि वो बहुत अच्छा था दिमाग में और इस कारण से उसे एक प्रॉब्लम आई है, या फिर क्या ये भी सच है, ऐसा होता है? और दूसरा सवाल में ये था कि वैसे तो मेंटल हेल्थ बिगड़ने के अनलिमिटेड कारण होते हैं, मानसिक स्थिति भी हो सकती है, शारीरिक स्थिति भी हो सकती है, और लव फैक्टर भी आजकल इसमें बहुत आगे आ रहा है। तो मैम, सुसाइड जो हो रहे हैं, क्या सुसाइड का 100% कारण मानसिक विकार ही है? ये भी मुझे जानना था। बहुत ही सेंसिटिव सवाल पूछे हैं आपने विपिन जी, बहुत ज़रूरी भी हैं। और जैसे आपने पहले कहा, मैं इसे एक मैं कहूँगी सोशल कंडीशनिंग की तरह मैं कहूँगी। जैसे इनका पहला सवाल था कि कई बार हम कहते हैं कि जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, तो कहते हैं कि ये पागल है। मतलब इनका सवाल यही था कि वो उनका कुछ मानसिक असंतुलन हो जाता है। मैम, ये मतलब मुझे लगता है आम आदमियों के जीवन से जुड़ा हुआ है, बहुत ही आम चर्चा का विषय है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सवाल है इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जी, यदि देखा जाए तो सोच, विचार, क्रिएटिविटी, ब्रिलियंस, इसका जो जेनेसिस है या जो इसका सेंटर है ब्रेन में, वो उन्हीं जगहों से जुड़ा हुआ है जहाँ से मानसिक विकार भी बढ़ते हैं। तो आमतौर पर हम कहें कि क्या ये दोनों सेंटर आपस में जुड़े हुए हैं? क्या जो लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं या जो उस क्रिएटिविटी के एरिया में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, क्या उन्हीं के साथ मानसिक बीमारियां होती हैं? तो ये तो एक भ्रांति है। लेकिन क्रिएटिविटी और मानसिक स्वास्थ्य
ज़रूर साथ में जुड़े हुए हैं। यदि इसको इस तरीके से देखा जाए तो ज़रूरी नहीं कि बच्चे के जन्म के बाद, मैं तो कहूँगी बच्चे के जन्म से पहले भी, जैसे हमारे पुरातन काल में कहा जाता था कि गर्भ संस्कार का रोल होता था, जिसमें म्यूज़िक के ज़रिए माँओं को अच्छे वो दिए जाते थे ताकि जो बच्चा गर्भ में बढ़ रहा है उसके भी मानसिक विकास के लिए वो ज़रूरी हो। बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है उस दौरान भी हम देखते हैं कि बच्चे को राइम सुनाते हैं, हम कविताएं सुनाते हैं, और स्कूल में भी खेल के माध्यम से या कहानियों के माध्यम से, क्रिएटिविटी के माध्यम से दिमाग की बेहतर ग्रोथ के लिए या मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट के लिए बढ़ावा दिया जाता है। तो ये तो ज़रूर है कि क्रिएटिविटी या अच्छे चीज़ों का मन के अच्छे विकास के लिए बेहतर योगदान होता है। पर ये कहना कि उन्हीं लोगों को ये मानसिक बीमारी होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये इत्तेफाकन सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है। मानसिक बीमारी हर वर्ग के व्यक्ति मैम को ये भी हम मैं तो कहती हूँ इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब बहुत जो ब्रिलियंट होते हैं वो अलग होते हैं, तो आमतौर पर हम कुछ भी अपने से अलग असामान्य चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा असहज रहते हैं, तो इस तरीके से लोग कह देते हैं। इनका दूसरा सवाल ये था कि जो आजकल लोग अपने जीवन को ख़त्म करने तक का कदम उठा लेते हैं, मुझे लगता है वो सबसे कठिन, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाए जहां पर आप जीना ही नहीं चाहते हैं। तो सर क्या ये एक कोई पर्टिकुलर मोमेंट होता है या फिर ओवर द टाइम कुछ आपके अंदर बन रहा होता है, उबल रहा होता है, जो एक दिन इस रूप में सामने आता है? देखिए, जो सुसाइड है, खुद को ख़त्म करना, वास्तव में एक बहुत बड़ा, और ये एक क्राइम है। ये अब तो क्राइम नहीं किया है गवर्नमेंट ने, अभी नए नियम से इसको क्राइम नहीं कहा है, अच्छी बात है। क्योंकि जो भी कोई करता है वो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में करता है। कोई भी इस जो बहुमूल्य जीवन को ख़त्म नहीं करना चाहेगा। पर इसके पीछे, जैसे उन्होंने पूछा कि क्या वास्तव में सारे मानसिक रोग ही कारण हैं, मानसिक रोग सारे कारण तो नहीं है, पर सुसाइड वास्तव में ये खुद ही एक बीमारी है। इसलिए क्योंकि इसके पीछे अपने आप को ख़त्म करने का जब निर्णय लेता है, वो निर्णय लेना अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर समय ये एक आवेग का पॉइंट होता है। जब वो आता है, अगर उस समय किसी तरीके से उसको रोका जाए या उसको डिले कर दिया जाए तो वो उस आदमी की जान बचाई जा सकती है। ऐसे बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे इंस्टेंसेस सुने होंगे कि कोई ऐसा हुआ और पहुंच गया और बचा लिया गया, उसके बाद वो बच गया। तो ये एक इम्पल्स की तरह आता है, एक आवेग की तरह आता है। ये ज़रूर मानसिक बीमारियों से जुड़ा हुआ है, और मानसिक बीमारियों में ज़्यादातर समय ये डिप्रेशन से, स्किज़ोफ्रेनिया से, बाइपोलर डिसऑर्डर से, इन बीमारियों से जुड़ा हुआ रहता है। परंतु सिर्फ मानसिक बीमारियां हैं ये कारण नहीं है, और भी बहुत सारी मतलब और भी कंडीशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपने बताया कि ये मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट आ जाता है जब आपकी चीज़ में हाथ नहीं रह जाती है। वो उसका देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि उस समय जब उसको लगता है, जैसे किसी का एक लव अफेयर था, ब्रेकअप हुआ, उस ब्रेकअप के दौरान उसको लगता है कि ये जो पल है, ये जो पर्सन है जिससे मेरी शादी होनी थी, यही मेरी ज़िंदगी है, और ये नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म। मतलब इसको हम टनल विज़न कहते हैं। इस तरह के टनल विज़न वाली परिस्थितियों में लोग काफ़ी बार सुसाइड करते हैं। ठीक है सर, एक और कॉलर है, बद्री प्रसाद जी हैं, उनका भी हम सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, बद्री प्रसाद जी बताएं क्या सवाल है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश से, ठीक है बताइए। मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं सर जी। कि मेरे दिल में भारीपन रहता है, और ये इसमें भारीपन रहता है, और वैसे चिंता थी, हाथ पैरों में कमजोरी थी, नींद कम आना, कानों में आवाज आना। जी, डॉक्टर प्रेरणा क्या कहना चाहेंगे? बद्री प्रसाद जी, ये एक मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। कानों में आवाज़ें आना, क्या आप उसके बारे में कुछ और विस्तार से बताना चाहेंगे, किस तरीके की आवाज़ें आती हैं? फ़ोन कट गया मैम इनका। जी, जो बद्री प्रसाद जी ने जो हमें लक्षण बताए, सर में भारीपन रहना, नींद कम आना या कानों में आवाज़ें आना, ये गंभीर मानसिक परेशानी के लक्षण हो सकते हैं, जिसके लिए और डिटेल में हमें जांच की ज़रूरत हो सकती है, ये समझने के लिए कि वो आवाज़ें किस तरीके की हैं, क्या वो डिप्रेशन
या परेशानी की वजह से आने जुड़ी हुई आवाज़ें हैं, या वो एक गंभीर बीमारी जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस कहते हैं उससे जुड़ी बीमारी हैं। तो इसके लिए हमारी सलाह होगी कि आप अपने निकटतम मानसिक रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें और इलाज के लिए शीघ्र से शीघ्र संपर्क करें। जी बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छी बात यह है कि हमारे दर्शक इतने जागरूक भी हैं कि उन्होंने अपने सिम्टम्स बताए हैं। और अब मैम मैं आना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स जो है वो अपने कोई ना कोई सिम्टम्स बता रहे हैं, तो बारी बारी से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम कहते हैं मानसिक विकार ये किस किस प्रकार के होते हैं। क्योंकि एक वाइडर स्पेक्ट्रम में हम बात करते हैं डिप्रेशन, मतलब कोई भी चीज़ है तो उसे हम डिप्रेशन से जोड़कर देख लेते हैं। तो किस किस तरह के विकार हो सकते हैं? जी, मानसिक विकार कई प्रकार के हो सकते हैं। आमतौर पर हम कहते हैं कि कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि जो ज़्यादातर मुख्यतया ज़्यादा कॉमन लोगों में पाए जाने वाले डिसऑर्डर्स हैं, तो उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स आते हैं। डिप्रेशन तो एक अवसाद की बीमारी है जिसमें बिना किसी कारण के भी बहुत लंबे समय तक व्यक्ति बहुत उदास महसूस करता है, चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट नहीं महसूस करता, कई बार बहुत नकारात्मक विचार आते हैं, इवन आत्महत्या तक के विचार तक आते हैं। दूसरी चीज़ हो सकती है एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम आमतौर पे घबराहट से जुड़े हुए डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसमें बिना किसी वजह के सब कुछ बहुत नॉर्मल होते हुए भी या जिन स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है उन स्थिति में भी बहुत ज़्यादा घबराहट रहना, या शरीर में एकदम दिल की धड़कन बढ़ जाना, पसीने पसीने हो जाना, इस तरीके के लक्षण हो सकते हैं। तीसरी चीज़ हो सकती है स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, जो किसी कोई भी महत्वपूर्ण घटना ज़िंदगी में होने के बाद, चाहे एग्ज़ाम आने वाला हो या कोई बहुत गंभीर स्थिति हो गई हो, जैसे किसी ने किसी हादसे को देखा, उससे जुड़े हुए भी कुछ मानसिक विकार हो सकते हैं। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर के सिवाय हमारे पास सब्सटेंस यूज़ रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी कि नशे से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें तंबाकू और शराब के सिवाय कोकीन, गांजा, दूसरे प्रकार के कई नशे के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। बाकी चीज़ हो सकती है सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, जिसको हम गंभीर मानसिक बीमारियां कहते हैं, जिसमें साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया आता है, जिसमें हम मानते हैं कि व्यक्ति का वास्तविकता से जो संपर्क है वो थोड़ा सा टूट जाता है। जैसे कि आम तौर पर हम जो सोच विचार रखते हैं या अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं, इस बीमारी के दौरान व्यक्तियों को एक ऐसी सोच होने लग जाती है जो कि सच नहीं है। जैसे कि किसी को ऐसा लगना कि कोई मुझे मारने आ रहा है, सब लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, या इस तरीके के कुछ अनुभव होने लगना, जैसे कि जिसे हम हैलुसिनेशंस कहते हैं, जैसे कि कुछ आवाज़ें दिखाई देने लग जाना या सुनाई देने लग जाना। और कुछ और डिसऑर्डर्स होते हैं जो उम्र के स्पेसिफिक हो सकते हैं, जैसे चाइल्डहुड रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें हमें बुद्धि से जुड़े हुए विकार मिल सकते हैं, जिसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या पहले मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था। ऐसा हो सकता है इमोशन डेवलपमेंट बच्चे की नहीं हो रही हो, जैसे ऑटिज्म से जुड़े हुए बीमारियां हो सकती हैं, या हाइपर एक्टिविटी की, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं। जी जी मैम, तो इस पर हम जैसे कि आपने मोटे तौर पर बता दिया कि किस किस तरह की ये मस्तिष्क से जुड़े हमारी जो मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या हो सकती हैं। एक कॉलर है रेखा है, जिन्होंने रांची से हमें कॉल किया है। पहले उनका हम सवाल ही लेते हैं। रेखा जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या प्रश्न है? रेखा जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ, सुन पा रही हूँ। बताइए रेखा जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि कभी कभी बहुत थोड़ा चिंते हैं तो माथा बहुत भारी भारी लगने लगता है। सर कुछ पूछना चाहते हैं? और फिर शाम होते होते कहीं कहीं दर्द लगता है कि ठीक हो रहा है, फिर अपने आप ठीक भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके अलावा भी रेखा जी आपको कोई परेशानी होती है, जैसे हाथ पैरों में दर्द होना, थकावट रहना, कुछ करने की हिम्मत न रहना? थकावट होती है। अच्छा, और घबराहट बेचैनी भी होती है कभी? हाँ, कभी कभी। कभी कभी, ठीक है जी। रेखा जी, ये जो बीमारी है इसको हम जो मैडम ने अभी बताया था स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, इनको सोमेटोफोर्म डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि सिर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, हाथ पैर में दर्द रहना, पेट में थोड़ी दिक्कत रहना, घबराहट होना और हमेशा शरीर में थकावट रहना,
ये सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर होता है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, उनको बाकी समस्याएं भी हो सकती है, जिसमें कि उनको पेशाब में कोई दिक्कत हो रही है, ये सब दिक्कतें आती है, उसको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर कहते हैं। इसके लिए हमें किसी मनोचिकित्सक से सलाह लेकर और इसका इलाज करवाना चाहिए, तब ये ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि ये अभी शुरुआती स्थिति हो, तो उसमें कुछ आपके वो जांच करके ये भी देख सकते हैं कि किसी और गंभीर बीमारी के शुरुआती लक्षण तो नहीं है, ये सिर्फ मानसिक बीमारी ही है। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, कई बार जो सिम्टम्स हैं वो आपके शरीर से भी मिल रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं कोई कुछ गड़बड़ तो आपके जो कंट्रोल सिस्टम है वो है, और अच्छी बात यह है कि आप उन्हें सही समय पर समझ लें और विशेषज्ञ के पास जाएं, ताकि समस्या आगे तक बढ़े और चीज़ें गंभीर हों, हाथ से निकले उससे पहले उसका समाधान किया जा सके। आगे हम बात करेंगे इनका ट्रीटमेंट किस किस तरीके से होता है, कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। कई केसेस में ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ भी होती हैं, उनका रोल क्या होता है, क्या कुछ दवाएँ भी होती हैं, उन दवाओं का क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बार दर्शक दवाओं को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल रहते हैं कि डिप्रेशन की दवाइयाँ या फिर इस तरह की दवाइयाँ वो लॉन्ग टर्म में क्या उनका असर रहेगा। बात करेंगे इसके बारे में छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहे स्वस्थ किसान। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य की और इससे जुड़े हुए विकारों के बारे में। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल करें, हमारे जो नंबर है, हमारे टोल फ्री नंबर, उन पर कॉल कर सकते हैं। नंबर हम लगातार आपके लिए स्क्रीन पर फ्लैश करते रहेंगे। दो विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, डॉक्टर लोकेश सिंह जी और हमारे साथ डॉक्टर प्रेरणा जी भी हैं। आइए बातचीत की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। तो मैम, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज किया जा सकता है और कैसे इनका इलाज हो सकता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आमतौर पर नाम दे दिया जाता है कि उसका दिमाग ठीक नहीं है, अब तो ये ऐसे ही रहेगा, कुछ का कुछ हो नहीं सकता। एक जो कॉमनली जो लोग एक परसेप्शन बना लेते हैं। तो जो ये मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, तो इन जिन जिन बीमारियों के बारे में आपने बताया, कैसे इनका ट्रीटमेंट हो सकता है? बहुत ही वाजिब सवाल है आपका। जब हम मानसिक बीमारियों के इलाज की बात करते हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मानसिक बीमारियों का जो कारण है वो हम कहते हैं कि बायो साइको सोशल है। आमतौर पर ये धारणा होती है कि मुझे जो बीमारी हुई है वो तनाव से जुड़ी हुई है, तो मुझे उससे डील कर लेना चाहिए, मुझे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। पर यस मैम, ये बात भी आपने बहुत कहा कि अक्सर हम कहते बी स्ट्रॉन्ग, डोंट टेक स्ट्रेस। तो ये मतलब कोई भी नहीं चाहता कि कमज़ोर हो, वो स्ट्रेस ले। जी, और ऐसा अक्सर क्योंकि मानसिक बीमारियों के जो लक्षण हैं वो आमतौर पर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए रहते हैं। तो कई बार जब तक वो लक्षण हल्के फुल्के होते हैं, जब जल्दी इलाज से ज़्यादा बेहतर समाधान होने की स्थिति है, हम इंतज़ार करते हैं कि अभी स्थिति उतनी ख़राब नहीं हुई है, हम शायद उस बीमारी के लक्षण को पहचान नहीं पाते। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं कि मानसिक बीमारी, तो वो सिर्फ सामाजिक विपरीत परिस्थिति की वजह से नहीं होती है। हम कहते हैं उसके कारण बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल है। सोशल मतलब सामाजिक विषमता है, कोई कठिन परिस्थिति चल रही है। साइकोलॉजिकल मतलब कि आपके अपने व्यक्तित्व में या आपके कोपिंग स्किल में, आपके सोच विचार में, आपकी चीज़ों को देखने के नज़रिए में भी किसी पैटर्न की वजह से वो उभर रही हो। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो बायोलॉजिकल है, जिसे हम कहते हैं कि दिमाग में कुछ केमिकल बदलाव के कारण भी ऐसे लक्षण आते हैं। तो इलाज के तरीके भी तीनों ही कारणों को देखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। यदि हमें लगता है कि हम कॉमन मेंटल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो उसमें बातचीत का इलाज, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग
और साथ में दवाएं दोनों की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन यदि हम सीवियर मेंटल डिसऑर्डर या गंभीर मानसिक बीमारियां जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस या बाइपोलर डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो उनमें तुरंत से तुरंत दवाइयों के बेहतर इलाज की ज़रूरत होती है। बट हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि दवाइयों को लेके हमारे अंदर बड़ी भ्रांतियाँ होती हैं कि क्या ये दवाई नशे की दवा है, क्या ये दवाई सोने की दवा है, दिमाग सुन्न हो जाता है, क्या मुझे एक बार ये दवा शुरू हो गई तो ज़िंदगी भर चलती रहेगी। तो कई बार इन सब धारणाओं के चलते ना तो हम इलाज के लिए जाते हैं और ना ही इलाज प्रिस्क्राइब होने पर उसके बारे में खुल के बात कर पाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मानसिक बीमारी अलग अलग प्रकार की हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डॉक्टर के पास जाएं और उससे बातचीत करें। हो सकता है कि मेरी बीमारी इतनी सिंपल हो जो बातचीत के इलाज से, काउंसलिंग से या जीवन शैली में कुछ बदलाव से बेहतर हो सके। लेकिन यदि वो स्थिति पर है कि अब दवा की ज़रूरत है तो मुझे दवा लेने के लिए हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और अपने डॉक्टर से अपनी जो भी धारणाएं हैं उनको खुलकर व्यक्त करना चाहिए ताकि डॉक्टर उनके बारे में मुझे समझा सके। जी जी बिल्कुल। और कहते भी हैं कि डॉक्टर से बिल्कुल कुछ नहीं छिपाना चाहिए क्योंकि वही आपका इलाज करेंगे। दिनेश हैं, दिनेश कुमार जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है, जबलपुर से इन्होंने कॉल किया है, मध्य प्रदेश से। दिनेश कुमार जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था कि ये जो झाड़ फूंक करने वाले लोग होते हैं या भूत प्रेत पर विश्वास करने वाले लोग होते हैं और इससे जो इलाज करते हैं क्या वो मनोरोग से ग्रसित होते हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने दिनेश जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि देखिए हमने शुरुआत ही किससे की थी कि किसी के अगर इस तरह से कुछ बिहेवियर बदलता है, कुछ बदलाव आता है, या तो कहते हैं कि इसका तो नेचर ही ख़राब है, ये कह देते हैं, और दूसरा या तो इसके ऊपर कोई ऊपरी साया है या फिर किसी ने नज़र लगा दी है, इस तरह की बातें की जाती हैं। मतलब उसको हम उस मैच्योरिटी के साथ समझ ही नहीं पाते। और उससे जुड़ा सवाल भी आ गया कि बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है दिनेश जी आपने। जो ये जादू टोना, झाड़ फूंक, ये जो सारा है, ये सारा का सारा जो बहुत बड़ा हिस्सा है ये मानसिक बीमारी से। और होता वास्तव में क्या है कि जब भी कोई स्ट्रेस आता है, जब भी परिस्थितियां विपरीत होती है तो आदमी अपनी उन परिस्थितियों को हैंडल करने की पूरी कोशिश करता है और जब उसका ब्रेकडाउन होता है उस समय वो फिर तलाशता है कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। जैसे हम भगवान को भी मानते हैं, उनको भी कहते हैं कि हमारी समस्याएं हल हो जाए, उसी तरह से वो वहाँ जाके और वहाँ पे उनसे कुछ करते हैं। वहाँ पे वो एक तरह से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, परिस्थितियाँ वो भूल जाते हैं और दूसरी चीज़ों में। और ज़्यादातर झाड़ फूंक वाले लोग कहते हैं कि आपको 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। वो समय जो 3 महीने और 6 महीने का होता है वो परिस्थिति में बदलाव का समय होता है। 3 से 6 महीने में वो परिस्थिति बदल जाती है, उसको लगता है कि ये जो भी उन्होंने कुछ किया था उसकी वजह से मुझे आराम आ गया है। कुछ हद तक उनके विचारों में बदलाव आता है, उनको लगता है कि अब मुझे कुछ मदद मिल रही है तो मैं ठीक हो जाऊंगा। कुछ उनमें मनोबल उनका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस, वो आस्था, वो आत्मविश्वास, वो विश्वास डॉक्टर्स के ऊपर क्यों नहीं पाता? मतलब जो जहाँ जिसका कोई मतलब नहीं है। अब चलिए ये अपनी आस्था का विषय, इस पर हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन जो कोई समस्या, अगर कोई विकार है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जो डॉक्टर है उसको वो अपने सोशल स्टेटस, अपने सामाजिक सोच से अलग मानते हैं। बहुत बार लोग हमारे पास आते हैं, आप तो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते होंगे, आप तो इन भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते हैं, परंतु हमें विज्ञान की तरफ देखना है। हमें विज्ञान क्या कहता है, क्या उससे वास्तव में इलाज हो सकता है। जब वहाँ इलाज नहीं होता है, मैं बहुत बार उनको कहता हूँ कि मरीजों को कहता हूँ कि आप अपनी तरफ से वहाँ इलाज करा चुके हैं, अगर आपको लगता है कि अब ठीक नहीं हो रहा है तब हमारे पास आ जाइए, हम उससे बेहतर इलाज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसके लिए प्रमाण है। जो बीमारी है, और इसमें एक बहुत कॉमन बीमारी है, मैं बताना चाहूँगा उसके बारे में, जिसको हम कहते हैं डिसोशिएटिव डिसऑर्डर। उसमें होता है ट्रांस एंड पोजेशन। ट्रांस एंड पोजेशन में क्या होता है कि जब परिस्थितियाँ बहुत विपरीत होती है, ज़्यादातर हिंदुस्तान में महिलाओं में, उनमें एक देवीय शक्ति या कोई देवता या पुराना कोई आ गए, वो आ गए हैं, और अब वो जो भी उसकी इनहेरेंट डिज़ायर थी, जो उसकी बची हुई इच्छाएं थी, उन इच्छाओं को वो उस आत्मा या जो भी उन्होंने पजेस की हुई है उसके थ्रू वो करवाना चाहती हैं सारा। और जब वो सारी चीज़ें हो जाती है तो उसको लगता है कि ये सबसे बढ़िया तरीका है हमारी समस्याओं को हैंडल करने का। तो वो जो इच्छाएं ठीक हो गई हैं तो उसको वो रास्ता अपना लेती हैं जिसको हम कोपिंग स्किल्स कहते हैं। अपनी समस्याओं
समस्याओं से को हैंडल करने का दूसरा रास्ता अपना लिया। वो भी एक डिसऑर्डर है। उस डिसऑर्डर का भी हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है और वहां तक पहुंचने से पहले उन लोगों को अपने स्ट्रेस को अपने परिवार के लोगों से शेयर करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर जो बात कही सर, परिवार वो समाज की सबसे छोटी इकाई है लेकिन सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। अगर एक परिवार मजबूत रहता है तो वो एक परिवार मिलकर समाज और बनाते हैं, देश बनाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि परिवार से ही इन सब चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करें। उस पर मैं बात करूँगी, लेकिन एक कॉलर है सौरभ है जिन्होंने हमें कॉल किया है। सौरभ सिंह जी हैं उत्तर प्रदेश से। जी बताएं सौरभ जी, क्या सवाल है? सौरभ जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैम। हाँ जी सर बताएं। मैम एक सवाल हमको ये पूछना था कि जैसे कभी कभी हमको बहुत डर लगने लगता है। ठीक है। और जैसे किसी आसपास पड़ोस में कोई घटना हो गई तो उससे खुद को रिलेट कर लेना, और जैसे कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम हुई, बुखार आया या किसी प्रकार की छोटी मोटी बीमारी है तो उसको बड़ा समझ लेना, और मतलब किसी भी प्रकार की घटना से डर लगने लगना, घबराहट होने लगना, हाथ पैर में कंपनी, इस तरह के लक्षण जैसे आने लगते हैं, तो ये किस प्रकार की समस्या है? जी सौरभ जी बहुत अच्छी बात है, आप इन बातों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो डॉक्टर प्रेरणा, जैसे इन्होंने कहा कि डर एक अपने आप में इमोशन है। आप डर ना हो ये नहीं हो सकता है। ये तो जैसे खुशी है वैसे ही डर भी एक है, एक हिम्मत है वैसे डर भी है, वो इमोशन का पार्ट है। लेकिन वो डर आपके ऊपर कितना हावी हो जाता है, समस्या वहाँ पर होती है, जैसा सौरभ जी ने कहा। तो ये एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है या फिर इसे भी हम किसी तरीके से विकार से जोड़कर देख सकते हैं? आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि डर एक इमोशन है। मानसिक विकार की यदि बात करें तो डर कहें या डिप्रेशन कहें, ये सब चीज़ें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं। पर यदि ये वाजिब स्थिति में है, कोई डरने लायक स्थिति है, उसमें व्यक्ति डर महसूस कर रहा है और वाजिब प्रपोर्शन के लिए या वाजिब सिवेरिटी या वाजिब ड्यूरेशन के लिए है, तो हम कहेंगे ये एक अजीब स्थिति या एक डिफरेंट परिस्थिति के लिए एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन था जी। लेकिन यदि हम कहें कि बिना किसी कारण के, बिना किसी वाजिब वजह के भी मुझे बेवजह चिंता लगी रहती है, लगातार डर बना रहता है, जैसा कि सौरभ जी ने बताया कि आसपास में कोई घटना हुई तो हो सकता है कि वो घटना उस समय के लिए तो ज़रूर परेशान करने वाली हो, लेकिन यदि ये विचार इस तरीके के हों कि मन में एक ताना बाना सा बुन जाए, अरे ये ख़राब हो गया, आगे मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, तो उस दौरान कुछ वर्स हुआ तो नहीं है, लेकिन मेरे विचार मुझे उस बिल्कुल नकारात्मक स्थिति में ले गए और मेरा शरीर और मेरे इमोशंस वैसे ही हो जाते हैं। मुझे डर शरीर में महसूस होने लगता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, धड़कन बढ़ जाती है, कुछ लोगों को पसीना आने लगता है। जी जी। तो यदि ये सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में है और ऐसा रिपीटेडली हो रहा है तो हो सकता है कि ये एक तरीके का फोबिया हो या कोई जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का हिस्सा हो। यदि हमें लगता है कि ये लगातार बनी रहने वाली चीज़ है जो हर छोटी छोटी परिस्थिति और आपके जीवन को प्रभावित कर रही है अगर, जी राइट, तो फिर हमें इलाज के लिए ज़रूर जाना चाहिए और काउंसलिंग और दवाओं से इसमें बहुत ज़्यादा सुधार मिलता है। जी जी। तो एक बार बेहतर यही रहेगा सौरभ जी, आप किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें, उनसे बात करें, हो सकता है बात करने से ही बहुत सारी चीज़ों का समाधान हो जाए। अब सर जैसे बातचीत में हमने मैंने जो बात कही और इनकी बात से, इनके सवाल से सवाल निकल रहा है कि एक कहते हैं बचपन के जो आपके अनुभव होते हैं वो ताउम्र आपके साथ कहीं ना कहीं रहते हैं, आप उन्हें भूल भी जाएं लेकिन वो सब कॉन्शियस माइंड में, आपके बिहेवियर में, आपकी डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं प्रभाव वो करता है। और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि आजकल के बच्चों में भी स्ट्रेस हम देख रहे हैं, स्कूल में भी सेशंस हो रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, तो इसे हम किस तरीके से समझें? देखिए सबसे पहले तो जो आजकल के जो बच्चे हैं उनके लिए एक तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड बहुत है और एक्सपोजर बहुत है। इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि उनको मोबाइल से भी वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो उनकी एज की अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि मोबाइल में जो स्क्रॉल करेंगे जो कुछ भी आएगा वो उसको देखते जाते हैं। जी जी। उसकी वजह से दूसरा ये है कि सेंसेशन सीकिंग है, वो सेंसेशन सीकिंग बिहेवियर है कि उनको वो उस सेंसेशन के साथ ही उनको अच्छा लग रहा होता है। तो लाइफ की बाकी
बाकी चीज़ों में उनको उतना अच्छा नहीं लगता है। उनका मूड का जो लेवल है, उनका जो ब्रेन का स्टिमुलेशन है वो वहाँ सेट हो जाता है, उससे नीचे वाली चीज़ें उनको उतना पसंद नहीं आती उनको। और बाकी लोगों के साथ, जो बाकी बच्चों के साथ कंपैरिजन है उनका कि ये अच्छा कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, मैं अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो आजकल के बच्चे इन सब चीज़ों को लेकर बहुत गंभीर होते हैं कि मुझे भी उतना ही अच्छा करना है, मुझे भी अपना स्टैंडर्ड। और कई बार जो माता पिता हैं वो भी एक अलग तरह का प्रेशर, इनडायरेक्ट प्रेशर जिसको कहते हैं, कि उनका बच्चा अच्छा कर रहा है, एक बच्चा अच्छा कर रहा है तो दूसरा भी अच्छा करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर माता पिता बच्चों के लिए सोचते हैं कि वो बेहतर करें तो वो तो एक स्वाभाविक है, मतलब हर माँ बाप की इच्छा होगी कि उनके बच्चे अच्छा करें, उनकी परवरिश अच्छी हो, उन्हें अच्छी से अच्छी चीज़ें मिले। तो यहाँ पे इस चीज़ को फ़र्क कर कैसे करें कि ये एक सीमा है? ये उनको अच्छा करने के लिए कहा जाए, पर उनको दूसरों से कंपेयर नहीं करें, क्योंकि जब आप कंपेयर करेंगे तो हर बच्चा अलग है, हर बच्चा उसकी अपनी क्षमताएं हैं, उसका अपना जो एरिया है जिसमें उसको अच्छा लगता है वो एरिया है। तो हम उसको दूसरे एरिया में कहें कि तुम एकेडमिक एक्सेलेंस करो, तुम जैसे हम बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स और उनको देखें, अगर वो उनको कहा जाए कि आप एकेडमिक एक्सेलेंस करें तो नहीं कर पाएंगे। जी। तो हर किसी का अपनी एक प्रतिभा होती है और कुछ थोपने से बेहतर है कि उस प्रतिभा को समझा जाए और उसे निखारा जाए। एक कॉलर है हमारे साथ, नरेंद्र जी हैं, जिन्होंने जींद हरियाणा से कॉल किया है। जी नरेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है? हेलो जी नरेंद्र जी, बताएं, सवाल बताइए। जी ये सवाल है जी मेरा, जैसे मैं पिछले 9-10 साल से प्राइवेट स्कूल में टीचर होती जी, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है जी। नहीं आप मतलब पहले तो मैं बाहर खड़े होता था ना, जैसे स्कूल के बाहर, मतलब ग्राउंड में असेंबली होती थी जी, तो वहाँ तो जैसे मैं खड़े हो जाता था, राष्ट्रीय गान भी होता था, परेड वगैरह होती थी, तो कोई घबराहट, कोई कुछ नहीं प्रॉब्लम होती। तो अब समस्या कहाँ आ रही है? क्या जी? समस्या कहाँ आ रही है? अब क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि जैसे क्लासरूम, एक जिस स्कूल में लगे होंगे ना, क्लासरूम के अंदर ही परेड वगैरह हो जाती है, कई प्राइवेट स्कूल में नहीं है, हमारा मतलब राष्ट्रीय गान होता है। हेलो, नहीं तो समस्या क्या है? समझते हैं जैसे रूम के अंदर वो असेंबली होगी, जिस क्लास का मैं इंचार्ज, और राष्ट्रीय गान स्टार्ट हो गया, तो राष्ट्रीय गान स्टार्ट होता है तो एकदम घबराहट होने लगती है, तो कांपने लगते हो। अच्छा ठीक है। डॉक्टर प्रेरणा क्या बताना चाहेंगे? जी नरेंद्र जी, इस तरीके की घटना को हम अक्सर क्लॉस्ट्रोफोबिया या पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें किसी नॉर्मल स्थिति में होते हुए भी अचानक से, आमतौर पर क्या होता है कि जब हमारे जो शरीर की तंत्रिकाएं होती हैं, नर्वस सिस्टम होता है, उसमें हम कोई दौड़ लगा कर आएँ या कोई दहशत का चीज़ देखें तो वो नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा चालू होता है जिससे धड़कन बढ़ना, पसीने आना, घबराहट होना होता है। पर इस बीमारी में बिना उस कोई चीज़ को किए हुए भी कुछ खास परिस्थिति में, जैसे कि क्लोज स्पेसेस या बंद क्लासरूम के अंदर या किसी पर्टिकुलर घटना के बाद या किसी म्यूज़िक के स्टिमुलस को लेकर के अचानक से वही सिस्टम चालू हो जाता है और मुझे व्यक्ति को घबराहट और उस जगह पे सफोकेशन जैसा महसूस होने लग जाता है। तो इस परेशानी के लिए यदि आप बता रहे हैं कि ये तकरीबन 9-10 साल से है, तो इस काफ़ी लंबे समय अरसा हो गया है। इसके लिए आपको मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए और दवाई और काउंसलिंग से इसका इलाज संभव है। ये बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है इससे ट्रीटमेंट पे। जी। और क्योंकि एक टीचर हैं तो इनका वैसे भी मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चों के साथ रहता है संपर्क हर वक्त, तो इससे किसी तरह का मतलब उन बच्चों के साथ उनके बिहेवियर में कोई फ़र्क तो उससे तो नहीं आता सर? कुछ से कोई समस्या नहीं, इससे कुछ परेशान नहीं, ये खुद परेशान रहेंगे, क्योंकि जैसे ही वो राष्ट्रगान स्टार्ट होता होगा तो उनको पता है कि अब मैं यहाँ से नहीं निकल सकता हूँ, क्योंकि राष्ट्रगान के बीच में निकल जाने से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो जो समय होता है उनका 5-7 मिनट का, वो बहुत ही मुश्किल होता होगा। तो इस तभी वो क्लॉस्ट्रोफोबिया में आ गया कि अब मैं एस्केप नहीं कर सकता। एस्केप करने वाली सिचुएशन में वो उतना परेशान नहीं होंगे। तो इसके अलावा क्राउडेड प्लेसेस पे भी होगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। चलिए, इसी के साथ ही हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अब बात करेंगे समाधान की। हमने बहुत सारी बीमारियों के बारे में बात की, लक्षण के बारे में बात की, लेकिन एक स्वस्थ दिमाग के लिए हम क्या करें? क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकते हैं? क्या हमारे सोने जगने का समय हम फिक्स करें, उससे असर पड़ सकता है? क्या हमारी फूड हैबिट्स का भी हमारे इमोशंस पर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है? योगा और एक्सरसाइज कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं? बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात करें मेंटल हेल्थ की, और सर हम एक और विषय हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम समाधान पर जाएंगे। OCD जो कि एक अलग तरह का बिहेवियर आपको हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर देखते हैं कि बहुत हर वक्त आपको हाथ ही धोना है और हर चीज़ें साफ़ दिखाई देनी चाहिए, तो ये क्या होता है? OCD में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। ऑब्सेसिव का मतलब होता है मन में आने वाले अनचाहे विचार, ऐसे विचार जो उस रोगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो विचार उनके दिमाग में आए, पर वो बार बार आते रहते हैं और बिल्कुल एक तीर की तरह आते हैं और उनको पूरा उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। उनसे बचने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको किसी तरह से हैंडल करने के लिए लोग बार बार अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिनमें कि कुछ लोग बार बार हाथ धोते हैं और उनका धोने का कार्य इतना ज़्यादा होता है कि वो 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक नहाते रहते हैं। हाथ धोने में आधा घंटा लगा देते हैं। कोई एक पार्टिकुलर पैटर्न है जिससे वो ये हाथ किसी उम्र में होता है या किसी को भी हो सकता है? ये इस बीमारी की शुरुआत जो है वो लगभग 12 साल 14 साल की उम्र में होती है और ये उसके बाद लंबे समय तक चलती है। इसमें देखा गया है कि जनरली लोग 7 या 10 साल के बाद आते हैं, इसलिए इसका इलाज अगर हम पहले शुरू कर दें तो ज़्यादा अच्छे से उसका इलाज संभव है। जैसे बार बार लोग ताला चेक करते हैं, वो तब तक चेक करते हैं जब तक कि उनको तसल्ली नहीं हो जाती। जो तसल्ली का जो पॉइंट है वो बढ़ता जाता है और समय उनको जो एक्टिविटी में लग रहा होता है वो और ज़्यादा से ज़्यादा होता रहता है। इसमें कभी कभी लोगों को अपने जो गॉड हैं, गॉडेसेस हैं, या किसी तरह के सेक्सुअल थॉट्स हैं, या कभी उनको इम्पल्सेस, एग्रेसिव इम्पल्स आते हैं, इस तरह के थॉट्स आते हैं जिसमें उनको लगता है कि ये तो मुझे कभी करना ही नहीं था, ऐसा विचार मेरे दिमाग में कैसे आ गया। और उनसे हैंडल करने के लिए वो फिर बहुत परेशान होते हैं, अपने आप को दोषी मान रहे होते हैं। तो ऐसे मरीजों का एक और कॉलर है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, नमस्कार, बताइए। हाँ जी मैम, मेरा सवाल ये है कि हमारे घर में जो पेशेंट हैं वो 3-4 पेशेंट हैं जिसका ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं, 2 का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। एक के ऊपर तो ये है कि सवारियां आती हैं, मतलब देवी देवता आते हैं, ठीक है, और मेरे ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों पर इतना ज्यादा ताकत कहाँ से आ जाता है कि जो लैंग्वेज नहीं जानते वो लैंग्वेज भी बोलते हैं। और एक सिस्टर का हमारे ट्रीटमेंट चल रहा है, लगभग 24 साल हो गए, वो डिप्रेशन की शिकार हो गई थी और दवा कंटिन्यूअसली है, बॉडी वगैरह भी फुल है। क्या ये लाइफ टाइम तक दवा चलता रहेगा इस तरह के पेशेंट का? जी ठीक है डॉक्टर, ये सवाल है। और जी कुछ और बोलना चाहते हैं? हाँ जी और मैम जैसे हमारे सामने भी हैं तो उनके ऊपर अभी जैसा डॉक्टर बताया दुर्गा जी आते हैं, इस तरह के आते हैं, तो अब ये लोग जो बताते हैं बैक हिस्ट्री, ये हिस्ट्री कहाँ से जान पाते जबकि पेशेंट को कभी मिले नहीं होते, तो इस तरह का सिचुएशन कैसे क्रिएट होता है और इसका क्या हल है, सोल्यूशन? जी सर्वेश जी, जो परेशानी आपने बताई कि जिन पर देवी देवता आते हैं, ऐसा 2 डिफरेंट प्रकार की बीमारियों में हो सकता है। बेहतर डायग्नोसिस तो मरीज़ से मिलकर और बातचीत के बाद ही बताया जा सकता है, पर 2 संभावनाएं हो सकती हैं। एक हो सकता है डिसोशिएटिव डिसऑर्डर, जिसके बारे में डॉक्टर लोकेश ने हमें काफ़ी विस्तार से बताया, जिसमें ज़्यादातर किसी पर्टिकुलर स्थिति के बाद, जैसे हम कहते हैं कि हमारे व्यक्तित्व में जो सब चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं, हमारी मेमोरीज़, हमारा व्यक्तित्व, हमारे इमोशंस, उसमें से व्यक्तित्व का एक हिस्सा थोड़ा सा मेरी पर्सनैलिटी से अलग हो जाता है और व्यक्ति उस समय एक ऐसा रूप धारण कर लेता है और उसी के प्रकार अनुसरण करने लगता है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि कई बार हम स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर्स में भी इस तरीके के ट्रांजिएंट या कुछ समय के लिए होने वाले एक्सपीरियंसेस को देखते हैं। तो
दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं और एक मनोरोग विशेषज्ञ इनको देख करके ही एक सही डायग्नोसिस के बारे में बता सकते हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी कि दूसरे जो आपके एक परिवार के सदस्य हैं जिन्हें तकरीबन 24 साल हो गए इलाज चल रहा है, डिप्रेशन आमतौर पर हम हर बीमारी को कह देते हैं, वैसे कई बीमार डायग्नोसिस बहुत अलग अलग होता है। यदि आपके डॉक्टर ने उनको लगातार देखने के बाद ऐसा निर्णय लिया है कि उनकी बीमारी ऐसी है या तो वो बार बार आ जाती है या इतनी गंभीर सिवियरिटी की है कि जिसमें लक्षण इतने ज़्यादा होते हैं, तो हो सकता है कि इलाज की ज़रूरत लंबे समय के लिए हो। लेकिन ज़्यादातर इलाज कब तक चलेगा वो उस चीज़ का निर्णय बीमारी की गंभीरता को और उसके कोर्स को देखते हुए लिया जाता है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर या एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आमतौर पर हम कुछ समय के लिए इलाज दे करके बंद कर पाते हैं यदि व्यक्ति ठीक चल रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस या बाइपोलर डिसऑर्डर में कई बार बहुत लंबा या उम्र भर डॉक्टर के निगरानी में इलाज चलना की ज़रूरत हो सकती है। जी जी बिल्कुल। तो ये हमारे दर्शक थे जिन्होंने हमें अपनी समस्या के बारे में बताया। अभी भी समय है, अगर और भी दर्शक जो हमें सुन रहे हैं, आप अपने सवाल में ईमेल कर सकते हैं या फिर हमें कॉल करके भी बता सकते हैं। अब सर, क्योंकि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं तो मैं समाधान की ओर अब रुख करना चाहूँगी। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत चिड़चिड़े आते हैं, बहुत गुस्सा आता है और हम सोचते हैं कि इनका स्वभाव ही बिगड़ गया है। मतलब ये क्या दिस कैन बी ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन या किसी तरह का डिसऑर्डर कि हर वक्त आप गुस्से में रहते हैं, इस इमोशन को आप मैनेज ही नहीं कर पाते, और क्या क्या करें कि हम एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे और जिसको अगर किसी तरह की समस्या दिख रही है तो उसे हम धीरे धीरे मैनेज कर सकें? देखिए, जो पहला आपने पॉइंट पूछा है उसको हम कहते हैं इमोशनल डिसरेगुलेशन, भावनाओं पे नियंत्रण ना रह पाना। और भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रह पाना ये बहुत सारी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में होता है, और कभी कभी इन जनरल जब भी स्ट्रेस्ड होता है तब होता है। स्ट्रेस वाली परिस्थितियों में लोग फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस होता है, जिसको हम कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन हुआ, कोई परिस्थिति ऐसी है जिसमें वो जो उनको परेशान कर रही है और वो उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी क्षमता से बाहर की है, तब वो फिर जो चिड़चिड़े होने लगते हैं। तो ये इमोशनल डिसरेगुलेशन अगर बहुत ज़्यादा होने लगता है तो इसके लिए फिर इलाज करवाना चाहिए, और ये बहुत सारी बीमारियों में हो सकता है। तो स्ट्रेस में है तो बहुत ही आसान है उसको हैंडल करना। उसके लिए जब भी ऐसा होने लगता है तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि अब मुझे किसी तरह से मानसिक स्ट्रेस हो रहा है, अब मुझे रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि योगा स्टार्ट करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, मुझे अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करना चाहिए, मुझे एडिक्वेट स्लीप लेने की ज़रूरत है। अगर काम से बहुत प्रेशर है तो उससे थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, और अगर फैमिली में कुछ चल रहा है, इशू है, तो उसको परिवार के लोगों से बैठकर उनसे उस बारे में चर्चा करके उसका हल निकालना चाहिए। जी जी, एक कॉलर है राम सिंह वर्मा, उनका भी हम सवाल लेते हैं। बाराबंकी से इन्होंने हमें कॉल किया, उत्तर प्रदेश से। जी राम सिंह जी, बताएं सवाल। हेलो जी राम सिंह जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल बताइए। जी, मेरा नाम है राम सिंह, मैं बाराबंकी बैरामघाट से बोल रहा हूँ। जी जी, बताएं सर। जी, मुझे ब्लड प्रेशर 160-170 रहता है, तो सिर भारी जैसा रहता है, सिर में भारी पड़ाव महसूस होता है। इसके लिए हम क्या करें और कैसे मतलब जो है किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमारा ब्लड प्रेशर न बढ़ने पाए? और जो ये करीब 70 साल की मेरी उम्र है। जी ठीक है, डॉक्टर प्रेरणा। राम सिंह जी, ब्लड प्रेशर यदि 160-170 लगातार ही बना हुआ रहता है तो ये हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिसके लिए आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ और लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव, नियंत्रित नमक का खाना खाना, कम चिकनाई वाला खाना खाना, उन चीज़ों को और एक्सरसाइज को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि ये सिर्फ घबराहट की स्थिति में या तनाव की स्थिति में बढ़ता है तो हो सकता है ये पैनिक डिसऑर्डर का लक्षण हो, जिसके लिए जाकर के दिखाने से फ़ायदा हो सकता है। जी, अब सर बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि अब थोड़ा हम पॉजिटिव उस पर बात करते हैं कि हम क्या करना चाहिए। हमें एक जैसे हम कहते हैं कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सही समय पर उठें, व्यायाम करें, अच्छा खाएं, समय पर खाएं, स्ट्रेस करें अपने आप को, बीच बीच में ब्रेक लें काम से, जैसा कि आपने बताया। तो उसी तरीके से मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, मेंटल हेल्थ के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला है नींद। एडिक्वेट स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। नींद आती नहीं कई बार सर लोगों को।
तो उसके लिए हमें सलाह लेकर नींद के कुछ हम स्लीप हाइजीन जिसको कहते हैं कि शाम को 5-6 बजे बाद कॉफ़ी नहीं लें, पानी ज़्यादा ना पिएं और बार बार घड़ी नहीं देखें और एनवायरनमेंट थोड़ा ऐसा हो कि उसमें रिलैक्स कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो सोने के लिए। उसके अलावा जो भी दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे कल ये प्लान करना है, परसों ये करना है, फिर ये ऐसा करना हो, कैसे करेंगे उसको होल्ड करके कि ये मैं कल का प्लान कल सुबह देखा जाएगा, आज नहीं करेंगे, ऐसे करके हम नींद को ठीक कर सकते हैं। पर नींद का ठीक होना बेहद ज़रूरी है, वो हमारी पूरी बॉडी के लिए सामान्य तौर पर एक व्यक्ति की नींद कितनी होनी चाहिए? क्योंकि हम बच्चों में हम कहते हैं कि 9 से 12 घंटे होनी चाहिए, वयस्कों में कहते हैं 7 से 8 घंटे 9 घंटे। अब जब लेकिन उम्र के साथ हम देखते हैं कि आवर्स अपने आप ही घटने लगते हैं, तो क्या है उसके बारे में? इसके पीछे ये है कि हमें जो औसतन सोने का समय है वो 6 से 8 घंटे है। कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट स्लीपर्स होते हैं, कम समय के लिए सोते हैं, फिर भी वो फ्रेश रहते हैं, वो 5 घंटे का समय है। कुछ लोग होते हैं लॉन्ग स्लीपर्स होते हैं, कोई 9 घंटे 10 घंटे सो के फिर फ्रेश फील करते हैं। जिसको जितना चाहिए उसको उतना लेना चाहिए। एवरेज जो है वो 6 से 8 है, मतलब 90% लोग 6 से 8 वाले समय में आते हैं और उस समय उतना तो उनको सोना चाहिए। मैम आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे सर ने बोला, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें हैं वो तो हमें करनी ही चाहिए, पर आजकल स्लीप हाइजीन और फिज़िकल हाइजीन के साथ डिजिटल हाइजीन भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि एक इम्पॉर्टेंट समय निर्धारित करना चाहिए जब हम ये जितने भी स्टिमुलस हैं हम अपने डिवाइसेस को बंद करने का भी समय निर्धारित करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने मन की बात कहना बहुत ज़रूरी है। कई सारे विकार इसलिए भी उत्पन्न होते हैं कि हम खुल के अपने मन की बात कह नहीं पाते। जी। तो मेरे लिए अपने से खुद से बात करना, आसपास के लोगों से बात करना और तनाव को और समय को बेहतर समय रहते मैनेज करना। और हम अक्सर कहते हैं कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस 2 पलड़ों के बीच की चीज़ है कि डिमांड ऑफ सिचुएशन क्या है और मेरे पास उसको रिसोर्सेज क्या हैं डील करने के। तो डिमांड ऑफ सिचुएशन हर बार तो बदली नहीं जा सकती, पर हम उसे प्रेडिक्टेबल बना सकते हैं। और जो रिसोर्सेज है उसे डील करने की, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट लर्न करना हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट लर्न करना हो, एंगर मैनेजमेंट लर्न करना हो, या सब लोगों से सिर्फ वर्चुअल मीट से नहीं लेकिन इन पर्सन मीट से जुड़े हुए रहना हो, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मानसिक स्वास्थ्य के लिए कि अपने मन की बात जो हमने कहा कि परिवार बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो परिवार में भी हम देख रहे हैं कि लोग अपने फ़ोन पर बिजी रहते हैं, आपस में बात नहीं होती। लेकिन अभी तो मुझे फ़ोन से ही आपको एक सवाल बताना, एक व्हाट्सएप सवाल हमारे पास ईमेल आया है। ये हमारे दर्शक हैं शाहरुख कुरैशी जी हैं, जिन्होंने सवाल भेजा कि रात 3 से 3:30 बजे के बीच अचानक इनकी नींद खुल जाती है, फिर और 2-4 दिन से ऐसा उनके साथ हो रहा है, और फिर सुबह 8 बजे के बाद इनको नींद आती है। तो ये क्यों? मतलब आप स्लीप हाइजीन की बात कर रहे थे तो उससे जुड़ा सवाल भी आ गया। ये इसका मतलब ये है कि अब धीरे धीरे स्लीप डिस्टर्बेंस होना तो कोई असामान्य बात नहीं है। बहुत कॉमन है कि लोगों को कभी ना कभी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, पर नींद डिस्टर्ब होने के बाद हम उसको कैसे हैंडल करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे उन्होंने सुबह उसके 8 बजे बाद सोना स्टार्ट कर दिया, अगर 8 बजे बाद सोना स्टार्ट कर देंगे तो वो स्लीप का जो साइकिल है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए स्लीप साइकिल का रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। स्लीप हाइजीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सुबह हमें 6 बजे उठना है तो मतलब 6 बजे उठना है, रात को 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोना है। हो सकता है 10 बजे नींद नहीं आए, 11 बजे नींद आएगी, 12 बजे, पर उठने का समय हम निश्चित रूप से फिक्स कर सकते हैं। अगर उठने का समय फिक्स होगा तो सोने का समय धीरे धीरे अपने आप सेटल हो जाएगा। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोने का समय बढ़ता जा रहा है, मतलब 10 बजे 9 बजे तो भूल ही जाइए, 12-12 1-1 बजे तक सोने का समय हो रहा है, और उठने का समय मजबूरी है, कई बार ऑफिस है, स्कूल है, आपको उठना ही है, नींद नहीं पूरी होती है, वो चलता रहता है सर्कल। तो क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्स रहेंगे इसके लिए? देखिए, हम नींद के लिए कहते हैं कि नींद एक रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है शरीर की। तो जो भी चीज़ जो मुझे शरीर को या मन को स्टिमुलेट करते हैं वो सोने के समय से 3 से 4 घंटे पहले हमें नहीं करने चाहिए। जैसे कि फ़िज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज मुझे करनी है तो वो शाम से पहले समाप्त हो जानी चाहिए। मुझे चाय या कॉफ़ी, जो चीज़ें स्टिमुलेंट का काम करती हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। यदि मुझे लगता है कि वर्क से रिलेटेड कोई असेंशियल मीडिया कम्युनिकेशन है या डिजिटल हाइजीन की जब हम बात करते हैं तो वो डिवाइसेस का भी एक समय निर्धारित करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसा सर ने बोला, कि समय पर सोना ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, और बेड को
सिर्फ सोने के लिए ही इस्तेमाल करें, क्योंकि एक मन का एक कंडीशन होती है कि ये चीज़ सोने के लिए है। तो अब कई बार तो मैंने कहीं पर मैंने ऐसा भी सुना है और पढ़ा भी है कि आप अब कमरे में फ़ोन ही ना रखें, वाईफाई ऑफ कर दें और फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो आपके दिमाग में प्रेशर रहता ही है अगर फ़ोन आपके कमरे में है। तो बहुत सारी टिप्स आज आपने भी दी, सर आपने भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए और हमें पूरी उम्मीद है कि जो दर्शकों के मन में कई तरह की भ्रांतियाँ थी उससे जुड़े सवाल भी आ जाए हैं तो उसमें भी उन्हें मदद मिलेगी और वो और ज़्यादा जागरूक होंगे और फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही तरजीह देंगे, उतना ही महत्व देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों के कॉल्स का जवाब देने के लिए। तो ये था हमारा आज का स्वस्थ किसान, जिसमें हमने तमाम आयामों पर चर्चा की और हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम के बाद आप भी बहुत ध्यान रखेंगे अपने शरीर का, अपने दिमाग का, अपने परिवार का, अपने सभी आसपास के लोगों का, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और इसीलिए बहुत आवश्यक है कि एक जो सेल्फ सेंटर्ड सोच है उससे दूर रहकर एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की बातें सुनें और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम स्वस्थ किसान लेकर आए तो आप हमें ईमेल ज़रूर करें, स्वस्थ किसान लाइव और 2024@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लें। और इसके साथ ही हम यही कहेंगे कि स्वस्थ रहें, मंगल रहें। त्योहारी सीज़न शुरू हो गया है, त्योहारों का आनंद लें और डिस्ट्रेस रहें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। स्वस्थ किसान देखते रहें, दूरदर्शन किसान के साथ भी बने रहें। नमस्कार।